और वहां पर मैं दिखवा करके शीघ्र से शीघ्र कराने का प्रयास करूंगा। बढ़िया, आपका आश्वासन हो गया। प्रश्न संख्या 2, श्री पंकज मलिक। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार प्रत्येक जनपद में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना करेगी। जवाब आया 46 जनपदों में ये प्रोसेस में है। मैंने सभी जनपदों के बारे में पूछा था। मान्यवर मुजफ्फरनगर में चल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अनुरोध है, जैसे जनपद शामली की चर्चा हुई, इन 46 का जो आपने ब्यौरा दिया है मान्यवर, बहुत बुरा हाल है। कहीं कहीं 40% सामान पहुंचा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर सरकार की मंशा सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराने की है तो इसमें क्या कारण है, विलंब क्यों हो रहा है, ये जानना चाहता हूं मान्यवर। एक सवाल और है मान्यवर, जब हमारे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो डेंगू चूंकि एक गंभीर बीमारी है, डेंगू के मरीजों को हायर सेंटर पर क्यों भेजा गया। तीसरा एक सवाल मान्यवर, क्या ऐसी कोई मशीन है जिसे एफेरेसिस मशीन कहते हैं, हो सकता है जानकारी, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सही है। मुझे जानकारी मिली है कि इसमें जो है इसकी कैपेसिटी या इसमें जो प्लेटलेट बनती हैं कुछ ज्यादा शायद इसमें बनती हैं, जंबो पैक इसके बनते हैं। अगर ये सभी अस्पतालों पे हो जाए, शायद कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स में है, तो सरकार इस पर क्या विचार करेगी। माननीय मंत्री जी। हम सभी जनपदों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने पर काम कर रहे हैं। अभी 28 में है, 46 में जहां पर कुछ दिक्कतें बताई हैं, हम इसको 4 माह में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्लड सेपरेशन यूनिट हमारे पास 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी है। प्राइवेट को छोड़ करके हम बता रहे हैं 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये व्यवस्था उपलब्ध है। और इसके अलावा कैंसर संस्थान में अतिरिक्त रूप से है। हम प्रतिबद्ध हैं, हम लगातार जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं और इसको हम शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। 4 माह का समय हमसे अफसरों ने लिया है। समय तो कम लिया है, लेकिन हमने 1 माह अतिरिक्त अपनी तरफ से बढ़ा दिया, जिससे हमको कहने में दिक्कत न हो। हाँ, शामली भी शामिल है। हो गया पंकज जी, संतुष्ट, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3, माननीय श्री फहीम इरफान। माननीय अध्यक्ष जी, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को बीमारी जैसे ही इलाज की ज़रूरत है। जहां सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज से ज़्यादा उसकी आर्थिक शोषण का इंतजाम है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर साल्ट के बजाय ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। प्राइवेट अस्पताल मोटी ओपीडी फीस, विभिन्न गैर ज़रूरी जांचों और ब्रांडेड दवाओं के जरिए मरीजों को बीमारी के जरिए शारीरिक नुकसान से ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जिस इमारत में इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के नीचे चल रहे होम्योपैथिक अस्पताल तक में डॉक्टर बाहर से दवाई खरीदने के लिए पर्चा देखने पर मजबूर हैं। साल्ट का नाम न लिखने, जन औषधि केंद्रों पर नाम मात्र की दवाएं उपलब्ध होने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन औषधि केंद्र नहीं खुलने की वजह से जेनेरिक दवा खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी गंभीर परिस्थिति के मद्देनज़र माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को जनता के हितों का रक्षक मानते हुए मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी मेरी बताई गई स्थिति से सहमत हैं? क्या मंत्री जी सरकार को मरीजों के प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा हो रहे उपरोक्त शोषण को रोकने में सक्षम मानते हैं? यदि सक्षम नहीं मानते तो क्या सरकार इस हेतु सक्षम बनाने कोई कानून बनाने का आश्वासन मंत्री जी यहाँ देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टरों को प्रदेश में इलाज हेतु अस्पताल खोलने की अनुमति पंजीकरण देते समय उपरोक्त समस्याओं का निदानों को शर्तों के रूप में शामिल करेगी? और माननीय मंत्री जी, बहुत खास एक गंभीर बात है, क्या हेपेटाइटिस सी जो मेरी विधानसभा में कई गाँवों में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या हेपेटाइटिस सी की दवाई जिला अस्पताल के साथ ही प्रत्येक सीएससी में भी उपलब्ध कराने और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोलने का आश्वासन मंत्री जी देंगे? माननीय मंत्री जी। हम प्रतिबद्ध हैं लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये योजना शुरू हुई और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1267 जन औषधि केंद्र हैं और इसके अलावा इसमें 155 सरकारी अस्पतालों में है, शेष निजी क्षेत्र में है। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9000 अभी जन औषधि केंद्र पूरे देश में है और अपने प्रदेश में 1267 की संख्या है। अभी लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वाराणसी में अभी आज ही 6 का उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे हैं।
ये योजना 7 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र के रूप में लागू की थी। जहाँ तक विषय हेपेटाइटिस की दवाइयों का है, हमारी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसकी दवाइयाँ सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध रहती है। सीएससी की अलग ड्रग लिस्ट है और पीएससी की अलग है। यदि कोई समस्या है तो हम माननीय सदस्य से बात करके एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे। नहीं, एक मिनट इरफान, आपने कुछ पूछना है? नहीं, बताइए उमाशंकर जी। केवल आपके माध्यम से मैं आभारी हूँ, आपने अनुमति दिया। केवल माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह का मेरा भी प्रश्न था लेकिन उसे अतारांकित कर दिया गया। मैं दोनों उत्तर की तुलना कर रहा था, टैली कर रहा था। एक उत्तर में जो तारांकित प्रश्न जिसमें अभी हमने हमारे साथी को सुना आपने, उसमें आपने लिखा है कि निजी क्षेत्र व राजकीय चिकित्सालयों में कुल 1267 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और जो अतारांकित में जो उत्तर आया है, ये संख्या आप औषधि मैंने संचालित जन औषधि केंद्र की कुल संख्या 1357 है। ये दोनों क्या मैंने उत्तर चूंकि मैंने आप ही के उससे है और दोनों के मैंने जवाब अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है कि आप इसका संज्ञान जरूर लेंगे। 1357 और 12 कहा है, हम उसको संज्ञान लिए हैं और इसमें यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो हम जांच भी कराएंगे और इसमें कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम प्रतिबद्धता के साथ फिर दोहरा रहे हैं, ऐसा हम रोज हमारे पास दरखास्तें आती हैं और हो सकता है उस संख्या के लोगों ने शामिल किया, अगर त्रुटि हुई है तो हम सुधार करेंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री मनोज कुमार पांडे जी, बताइए। माध्यम से पूछना चाहता हूँ साहब कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कितना % गरीबियों के लिए प्रावधान है इलाज कराने का? गरीब का कोई इलाज नहीं करता। जो आप अस्पताल का लाइसेंस देते हैं इनको, उसमें कहा जाता है कि 10% फ्री करेंगे, कहीं नहीं करते। कई जगह मैंने ये देखा है, मरने के बाद बॉडी नहीं देते, उसको कह देते प्राइवेट वाले के पैसा जमा करो। वो कहता है भाई मेरे पे तो अंतिम संस्कार का पैसा नहीं, मैं कहाँ जमा कर दूँ? क्या सरकार, माननीय मंत्री जी, इसमें कुछ बताएंगे क्या प्रावधान है गरीबों के लिए? प्राइवेट अस्पताल हैं उनको हम सरकारी ज़मीन यदि उपलब्ध कराते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में ऐसा पार्ट होता है, लेकिन जो अपनी ज़मीन पर बनाते हैं उस प्रकार का अनुबंध उनके साथ नहीं है। यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो हम जांच करा के कार्रवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार पांडे, श्री मनोज कुमार पांडे, वो आ गया जाओ। अगर सरकारी भूमि देते हैं फ्री में तब उसमें प्रोविजन है, नहीं तो नहीं। माननीय मनोज कुमार पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि स्वास्थ्य जैसे बहुत अहम मुद्दे पर हमारे इस प्रश्न पर आपने बोलने का और अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य देश के लिए और देश में रहने वाले नागरिकों के लिए सबसे बड़ी एक आवश्यकता है। और जहां पर पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी आई हो और उसके बाद डेंगू और अन्य भी तमाम संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से प्रदेश और देश में आ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सीएससी और पीएससी की व्यवस्था है ग्रामीण अंचलों में। जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह के बड़े रोगों से ग्रसित होता है तो सबसे पहले अपने निकटतम सीएससी और पीएससी पर जाता है। स्थिति ये है माननीय मंत्री जी कि तमाम सीएससी और पीएससी को तो अगर हम रिफर हॉस्पिटल कह दें तो कोई भेजा नहीं होगा। सर पे अगर खून बहता हुआ देख लिया तो पट्टी भी नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले जैसे ही देखेंगे वो कहेंगे हेड इंजरी है, इसे ट्रामा भेज दीजिए। आज तमाम जगहों पर ये समस्या आ रही कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो आपकी स्वीकृति है उसके सापेक्ष बहुत कम है। आपने जो हमारा जो प्रश्न था जो उसमें उत्तर दिया है, आपने स्वयं माना है कि 10,480 के सापेक्ष 8,004 पैरामेडिकल स्टाफ है। लगभग 2,200 पैरामेडिकल स्टाफ आपने स्वयं अपने उत्तर में माना है कि आज की तारीख में कम है। पैरामेडिकल स्टाफ में अगर कंपाउंडर नहीं है तो सर सुई नहीं लगेगी, एनेस्थीसिया देने वाला नहीं है तो ऑपरेशंस नहीं होगा, एक्सरे वाला टेक्नीशियन नहीं है तो एक्सरे नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए अगर वहाँ पर व्यवस्था है, मशीन है और चलाने वाला नहीं है तो उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी, हम आपसे कहना भी चाहते, पूछना भी चाहते हैं और सुझाव भी देना चाहते हैं कि जहाँ आपने लिखा कि बहुत जल्द इनकी हम नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति के लिए सरकार उसमें प्रक्रियाधीन है, मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमारा स्पष्ट प्रश्न है
कि क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएससी और पीएससी हैं, जिनमें एक डॉक्टर के अलावा बाकी कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इसलिए हमारे पास कुछ दृष्टांत हैं। दूसरा, आपके कुछ सीएससी वो नेशनल हाईवे पर स्थापित हैं और वहां आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं की बड़ी घटनाएं होती हैं। इनको एक राज्य सरकार ने पूर्व में चिन्हित कराया था कि एक्सीडेंट के बाहुल्य क्षेत्र कौन से हैं। हमारे यहाँ ऊंचाहार में सीएससी है, नेशनल हाईवे पर स्थापित है, एनटीपीसी परियोजना है, वहाँ बॉयलर फट गया था, 450 लोग घायल हुए थे, 96 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप स्थिति ये थी कि हॉस्पिटल के में कोई स्टाफ नहीं था। हम धन्यवाद देंगे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, ये उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने हमारा फोन उठाया, हमने दुर्घटना को बताया, तो उसके बाद भी न जिले में कोई इलाज हो पाया न सीएससी में। लखनऊ में आपने खुद जाकर के कुछ लोगों को भर्ती कराया। तो ऐसे सीएससी जो नेशनल हाईवे पर स्थित हैं, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में आते हैं, ऐसी बड़ी परियोजनाएं वहां पर लगी हुई हैं, क्या उन्हें मिनी ट्रामा सेंटर के रूप में उनको सुविधाएं देने पर सरकार विचार करेगी? उसमें ऊंचाहार भी एक है। दूसरा, हमारा एक प्रश्न है कि कोविड के समय बड़ी संख्या में वेंटिलेटर लिए गए थे। उन वेंटिलेटरों में जहां राज्य सरकार ने लिए थे, वहीं बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी वेंटिलेटर सरकार को सहयोग के रूप में उपलब्ध कराए थे। ऐसे कितने वेंटिलेटर स्टेट ने क्रय किया है या उपलब्ध हैं? एक चीज, उसके सापेक्ष जो पैरामेडिकल स्टाफ उसके नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, वो कितना आपके पास है, और उसके वेंटिलेटर के सापेक्ष कितना पैरामेडिकल स्टाफ की और आवश्यकता है? सवाल पूछा है, ये पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में है। हमने बताया कि 10,480 हमारे पास पद स्वीकृत हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास 8,004 पद हैं। इसके अलावा हमने तत्कालिक रूप से पदों को भरने के लिए हमने संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा है। ऐसे हमारे पास 1478 कार्मिक हैं हमारे पास संविदा पर। इसके अलावा 195 हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन, वो भी संविदा पर हैं। कुल मिलाकर 9,677 स्टाफ अभी हमारे पास प्रदेश में पैरामेडिकल का काम कर रहा है। 803 की वैकेंसी अभी है। इसके लिए हमने 677 का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है, जिसमें 456 एक्सरे टेक्नीशियन हैं, 221 फार्मासिस्ट हैं, और शेष जो पद हैं वो सीधी भर्ती के न होकर के प्रमोशन से भरे जाने को लेकर के है। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगला सवाल आपका सभी जो हाईवेज के ट्रामा सीएससीओ को ट्रामा सेंटर बनाए जाने को लेकर है। अभी दुर्घटना अभी हमने आपको पूर्व सवाल में जवाब में बताया है। हमारे पास 2017 से पहले जो हालत थे, चिकित्सक आपके पास नहीं है। टर्सरी केयर के चिकित्सक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम उपलब्ध करा पाएँ, मेडिकल कॉलेज में दे पाएँ, हमारी प्राथमिकता है। जैसे जैसे हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम बिल्कुल भी जरा भी कहीं किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होने देंगे। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। नहीं, मनोज पांडे। मनोज जी, माननीय मंत्री जी, मैंने एक स्पेसिफिक पूछा था, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र और जहां पर इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसे 10-12 ही स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे। हमारे ऊंचाहार में पिछले 5 वर्षों में 3458 एक्सीडेंट्स हुए, 2922 लोगों की इसमें जान गई। अगर आप दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, जो कि नेट पर भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एनटीपीसी है। मैंने आपसे पूछा कि क्या उसे आप मिनी ट्रामा सेंटर के रूप में सुविधाएं, मैंने नहीं कहा कि मिनी ट्रामा सेंटर बना दीजिए, कि सुविधाएं क्या सरकार प्रदान कराएगी? एक दूसरा हमारा जो एक सवाल था, कितने वेंटिलेटर्स राज्य सरकार ने कोविड के समय खरीदे या स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिया, उनकी संख्या क्या है? उनके सापेक्ष कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए और कितना शेष है? एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। माननीय पांडे जी भी पूछना तो दोनों का एक साथ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे। नहीं, सब गंभीर ही है। ये इन्होंने उठाया तो प्रश्न लगाया करो ना, इतना गंभीर हो तो पहले प्रश्न लगाया करो। से केवल पैरामेडिकल
कर्मचारियों के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। ये चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो अथवा जिला चिकित्सालय, सब में पैरा मेडिकल कर्मचारी कुछ न कुछ तो थे ही। अब आपने जिला मुख्यालय पर आपने बना दिया मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद जिला अस्पताल को उसी में मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद वहाँ के पैरा मेडिकल स्टाफ को आप रिलीव करा के कहते हैं जा कर के यहाँ आके ज्वाइन करो डायरेक्टरेट के यहाँ, तो न तो मेडिकल कॉलेज में पैरा स्टाफ है, न पैरा मेडिकल स्टाफ रहेगा, और न तो अस्पताल में रहेगा। उसमें माननीय माता प्रसाद जी पांडे आज आपने नोटिस दी हुई है, उसमें आज आपने एक नोटिस दी है इस संदर्भ में नियम 56 में, तो उसको ले लेंगे उस समय आप। अच्छा, तो हाँ उसी मोड़ माननीय मेरा ये निवेदन है क्योंकि आपकी नोटिस है उसमें, तो आप ही के नोटिस के सापेक्ष में माननीय मंत्री जी जिस समय, तो उसको आज स्वीकार है, मैं उसको ले लूँगा। तो उसी में कहा है इसको छोड़ दें, जैसे आपकी इच्छा हो। आप अभी पूछना चाहते हैं, बाद में ना पूछना चाहते अभी पूछ लीजिए, विषय वही है। अभी पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, अभी पूछ, विषय वही है, विषय वही, अभी पूछ लीजिए। तो मैं ये आप ठीक है, दूसरा आदमी जानना चाहता हूँ, विषय तो आ गया ना, कि वो ट्रेंड पैरा मेडिकल स्टाफ है और आप संविदा पर और आउटसोर्सिंग से जो लोगों को लाएंगे वो कैसे ठीक से काम कर पाएंगे मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज का हिस्सा जिला चिकित्सालय है। तो क्यों ना इन जिला चिकित्सालय में जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको वहीं अस्थायी रूप से रहने दिया जाए। इसमें सरकार से मेरा अनुरोध है, इस पर आपका क्या? इसमें माननीय मंत्री जी, माननीय आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी ने एक और नोटिस दिया था, उसका भी आपका जवाब है, उसका भी जवाब दीजिए, मेरा निवेदन है। सबसे पहले माननीय मनोज जी ने जो पूछा है, ये ट्रामा सेंटर कन्वर्ट करनी है एक्सीडेंट जोन में, सुविधाएं जैसे ट्रामा सेंटर में जो सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी सुविधा न्यूरो सर्जन की होती है। बाकी उपकरण भी हम लगा देंगे, लेकिन वो फिर बगैर न्यूरो सर्जन के काम बन नहीं पाएगा। लेकिन आपकी चिंता से हम सहमत हैं, हम परीक्षण कराएंगे, यदि हम कहीं से कुछ चिकित्सक अतिरिक्त कर पाएंगे तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपने जो वेंटिलेटर वाला पूछा, ये मूल प्रण से अध्यक्ष जी संबंधित नहीं है, तो अगर हम जानकारी करके आपको दे देंगे, हम आगे भेजो, हम लिखित में जवाब दे देंगे, आपको चिट्ठी भेज देंगे। प्रश्न क्या चाहिए श्री अभय सिंह? माननीय हमारे माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ है, माननीय माता प्रसाद जी ने जो पूछा है, हम जानते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हमने कन्वर्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो 3 वर्ष के बाद उनको अपने मूल विभाग में जाना था। दोनों विभाग अलग अलग हैं, और चूंकि हम दोनों विभागों का काम देखते हैं, तो हम आपकी चिंता से सहमत हैं। हम किसी भी स्थिति में किसी भी मेडिकल का, सिद्धार्थनगर नहीं, पूरे प्रदेश के सभी नए मेडिकल कॉलेजों में हम स्टाफ की कमी नहीं होने देंगे। जब तक वहाँ बेहतर स्किल्ड स्टाफ नहीं आ जाएगा, तब तक उनको हम कार्यरत रखेंगे। और आपने जो कहा कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो इस बात का हम परीक्षण करा लेंगे। यदि हम कर सकते होंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न क्या चाहिए श्री अभय सिंह? माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न था कि जनसंख्या के सापेक्ष क्या अस्पतालों की व्यवस्था है, तो जवाब आया कि सरकारी अस्पतालों की कमी है, जवाब आया जी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक जो है, भारत सरकार जो गाइडलाइन है, जो सारे स्टेटों के लिए मान्य बाध्यता है, उसमें 80,000 की आबादी से लेकर 1,20,000 की आबादी तक के लिए में एक CSC होना चाहिए, और 30,000 की आबादी में एक PSC होना चाहिए। हम बहुत दूर नहीं जाते, अपने जिले में देख